हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो बेसिकली जब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स मैंने एक्चुअली देखी तो ये वीडियो उस प्लान से मेरा बनाने का मन किया कि एक्चुअली प्रैक्टिकली इतना गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्पेशली जो अकाउंटेंट्स जिनको नॉलेज नहीं है। इवन दो कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स भी ऐसा काम कर रहे हैं कि नेचुरली मेरे अकॉर्डिंग अगर जो मैं डाटा देखता हूँ तो एटलीस्ट 50% केसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्रूटनी में लगेंगे, और स्क्रूटनी भी ऐसी होगी कि उसमें 100% आपको पेनल्टी होगी, 100% टैक्स वो देना ही पड़ेगा। तो एक दो प्रैक्टिकली जो मेरे सामने 4-5 केसेस आए हैं, एक बार मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहूँगा। तो एक बार आप ये वाला एक छोटी सी ITR की कॉपी है। आप सभी जानते हैं कि ITR 4 ये प्रिजम्पटिव इनकम वालों के साथ होती है, के लिए होती है। तो प्रिजम्पटिव इनकम में क्या होता है कि जो आपकी टर्नओवर है तो उसका आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर इलेक्ट्रॉनिक ई मोड से आपको पेमेंट आई है या ई मोड से नहीं आई, ई मोड से आई है तो 6%, ई मोड से नहीं आई तो 8% का सिंपल आप प्रॉफिट दिखा के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर उसके बिलो अगर आप अपनी प्रॉफिट शो करते हैं तो आपको ऑडिट के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक आप केस देख सकते हो, ये ITR 4 की कॉपी है किसी क्लाइंट की। तो ये जनरली मेरे पास ये केस आया, उसकी मैंने रिटर्न खोली तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यह 100% केस है कि टर्नओवर मिसमैच के केस में आपको एक बार इसका बैकग्राउंड ज़रूर पहले मैं डिस्कस करूँगा। आपको एक चीज़ समझनी है कि ये मैं 2017 के सिनारियो से पहले की बात कर रहा हूँ। कब? 1 जुलाई 2017 के सिनारियो से पहले। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि पहले क्या होता था। पहले वैट गुड्स की ट्रेडर्स पे वैट लगता था, सर्विस वालों पे सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज वालों पे, मैन्युफैक्चरिंग वालों पे एक्साइज लगता था। और यहाँ पे जो इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स एक्ट था, ये बेसिकली एक सेंटर का एक्ट है। सेंटर का एक्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है। इनकम टैक्स बेसिकली कंसर्न भी सेंटर गवर्नमेंट से रहता है, और यहाँ पे वैट रहता था हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर, जो कंट्रोल रहता था। अब होता क्या था कि यहाँ पे लोग वैट में कुछ और टर्नओवर दिखा रहे हैं, इनकम टैक्स में कुछ और टर्नओवर दिखा रहे हैं, और यहाँ पे कभी भी टर्नओवर की रिकंसिलिएशन होती ही नहीं थी। अब टर्नओवर की रिकंसिलिएशन क्या होता था? देखो, पॉलिटिक्स में मैं जाना नहीं चाहता, पर जनरली स्टेट में गवर्नमेंट किसी और की होती थी, सेंटर में कुछ और होती थी, MOU कभी साइन ही नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग कभी बैठी ही नहीं, तो कभी भी यहाँ पे टर्नओवर शेयर ही नहीं होती थी कि आप वैट में टर्नओवर क्या दिखा रहे हो और इनकम टैक्स में टर्नओवर क्या दिखा रहे हैं। तो वो डिस्कस ही नहीं होता था, वो ना पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है, क्योंकि वैट तो वे बैक इन 2003 आ गया था, तो ये कंसर्न ही नहीं रहा है कि टर्नओवर मैच होगी। अब 2017 में हुआ गया है 1 जुलाई को, अगर बात की जाए जब से GST आया है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी सेंटर का कोई भी एक्ट होता है वो हमेशा रजिस्ट्रेशन पैन बेस देते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्विस टैक्स था, आपके पास एक्साइज था, दोनों की जो रजिस्ट्रेशन थी दैट वाज पैन बेस रजिस्ट्रेशन। तो जब पैन बेस रजिस्ट्रेशन होगी और ये भी सेंटर एक्ट आ गया, अब यहाँ पे CBIC और CBDT जो बेसिकली दो हमारे ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड है, डायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है या डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है, इनमें आपस में MOU हुआ है डाटा शेयरिंग का। तो अब ऐसा ये पोजीशन है कि आप अगर जो GST में आपने टर्नओवर, क्योंकि नेचुरली ITR तो आप साल के बाद फाइल करते हैं, तो GST में जो टर्नओवर आपने डिक्लेयर कर दी, वो ही टर्नओवर आपको इनकम टैक्स में लेके जानी पड़ेगी। और नेचुरली होनी भी वही चाहिए कि इनकम टैक्स जिस पे मैं GST इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा हूँ तो इनकम टैक्स भी उसी पे जाएगा। अब हो क्या रहा है, मेरे को प्रैक्टिकली जो मेरे सामने एग्जांपल आए हैं, और एक इसका डिस्कस करता हूँ। ये एक नॉर्मल कोई क्लाइंट है, ये कहीं से रिटर्न भरवाता था, तो ये मेरे पास केस आया। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है अदर कंस्ट्रक्शन सर्विस एक्टिविटी। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम स्टेट्स का, मैं कॉमन स्पेशल स्टेट की बात ना करूँ, अगर आप सर्विसेज, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बंदा सर्विसेज कर बेचता है या गुड्स बेचता है। अगर आप अकेले गुड्स बेचते हैं तो आपकी लिमिट नॉर्मली 40 लाख रहती है। अगर आप सर्विस या फिर सर्विस प्लस गुड्स दोनों करते हैं, जो लिमिट है वो रिड्यूस होकर 20 लाख की मिलती है। इसके बियॉन्ड अगर आपकी टर्नओवर होती है तो देयर इज़ रजिस्ट्रेशन, आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आती है टर्नओवर एक्सीड करने की। वॉलेंट्री भी ले सकते हैं सेक्शन 25(3) में, पर ये यहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आती है सेक्शन 22 में, कि आप अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से आपकी टर्नओवर एक्सीड हो रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी।
अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सरकार ने एक बहुत अच्छा, लोगों को लगता है कि स्लैब 5 लाख हो गया। पहले तो हमें एक चीज़ समझनी है कि हमारा जो स्लैब है दैट इज स्टिल 2.5 लैक्स। जो आपका टैक्स बनता है उसकी 87E की रिबेट मिलती है, दैट इज़ 12,500 की। तो अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अप टू मतलब 2 लाख 2.5 से 5 लाख की जो टैक्स रेट है दैट इज़ 5%, जो कि इक्वलेंट होता है 12,500 के। तो 87E की रिबेट मिलके टैक्स नील हो जाता है। तो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ जी 5 लाख तक टैक्स नील कर दिया तो टर्नओवर भी कुछ भी दिखाओगे तो आपको नील होगा। अब ये केस आया, इसने टर्नओवर दिखाई है 25 लाख 45,490। अब ये कर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रहा है विच इज़ अ प्योर सर्विस। हो सकता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ मटेरियल प्लस लेबर, पर शेड्यूल 2, जो हम शेड्यूल 1, 2, 3 की बात करते हैं, शेड्यूल 2 इसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट करता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सर्विस हो गया तो नेचुरली जो मेरी अब सेक्शन 22 के हिसाब से मेरी अब 20 लैक्स के ऊपर मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी है, 20 लैक्स की लिमिट मेरे पे लग गई। अब इस भाई साहब ने 25 लाख की टर्नओवर तो दिखा दी और प्रॉफिट भी भाई, क्योंकि अब 5 लाख तक दिखा सकते हो टैक्स फ्री, तो ये नहीं है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। एक तो पहली बात, जब डाटा शेयरिंग होगा नेचुरली जीएसटी में टर्नओवर आएगी 0, इनकम टैक्स में टर्नओवर नेचुरली जो डाटा उसने रिटर्न फाइल किया 25 लैक्स। अब नेचुरली 20 लाख के ऊपर तो उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी थी और इसने ली नहीं, तो अब कॉन्सिक्वेंसेस समझ लिए। पहली बात तो इससे टैक्स रिकवर होगा, 74 का नोटिस आएगा कि आप पे पेनल्टी किस तरह लगाई जाए। इंटरेस्ट की रिकवरी सेक्शन 50 में अलग से होगी। तो लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस मेरे सामने आया कि एक मिस्टर ए कोई सर्विस प्रोवाइडर था, और व्हाट हैपन, आप उसको केस को ध्यान से समझना। वो रिटर्न भरवाता था किसी मिस्टर प्रोफेशनल, कोई मिस्टर एक्स हैं, तो उसका जीएसटी नंबर भी था, ये रिटर्न्स भी फाइल कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। अब उसने जैसे जीएसटी में जो टर्नओवर डिक्लेयर की थी दैट वाज 2,53,000। अब हुआ क्या कि इसने बोला कि मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न, मिस्टर एक्स कोई प्रोफेशनल है, मिस्टर ए को प्रोफेशनल लेके चलते हैं, कि रिटर्न फाइल कर दो। अब इसने रिटर्न जल्दबाजी में क्या किया, इसकी रिटर्न फाइल कर दी ITR 1, और उसको अदर सोर्सेज में जितना TDS को इनकम 193 समथिंग के अगेंस्ट TDS कटा था, तो वो रिटर्न ITR 1 में अदर सोर्सेज में डाल के फाइल कर दी। अभी केस का कॉन्सिक्वेंसेज समझिए क्या होगा। पहली बात तो ITR 1 उनके लिए नहीं होती जो बिजनेस और प्रोफेशन कैरी करते हैं। मतलब बिजनेस कर रहे हो तो ITR 1 तो पहली बात आपके लिए है नहीं, पहली बात तो ITR का फॉर्म गलत आपने चूज़ किया। सेकेंड चीज़, आपकी टर्नओवर मिसमैच हुई तो ऊपर वाले कॉन्सिक्वेंसेज, पहले आपसे टैक्स रिकवर होगा, सेकेंड थिंग आपसे इंटरेस्ट रिकवर होगा, तो अदर भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में क्योंकि कुछ सेक्शन ऐसे लग गए थे जिसमें आप बोल दिया, पहले होता था कि पेनल्टी लगती थी तो आप जो 2.5 लाख का स्लैब है उसका बेनिफिट लेके एग्जम्पशन ले सकते थे। अरुण जेटली जी ने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने कुछ सेक्शन जैसे पेनल्टी को दिया 2.1 सर्च के टाइम A B लगता है, उसके आगे C लगता है, तो उन्होंने ऐसा लगा दिया था कि आप अगर ऐसा कुछ अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट या फिर कुछ भी आपको होता है तो आपको स्लैब का बेनिफिट, जो आपका स्लैब है उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ये आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम मांग के इस पर टैक्स पेनल्टी फिर सब कॉन्सिक्वेंसेज चलेंगे। तो लोग ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं कि टर्नओवर मिसमैच बहुत ही भयंकर कंसेप्ट है, और ये आने वाले टाइम में लोग, हर किसी के दिमाग में होता है कि इनकम टैक्स की बात करें लेस देन 0.1% स्क्रूटनी लगती है। हम जीएसटी की बात करें तो वो तो स्क्रूटनी क्या, वो तो मिस में थोड़े बहुत केसेस अभी पिकअप हो रहे हैं, वो भी 0.1% से भी बिलो की बात की जाए तो केसेस पिकअप हो रहे हैं। तो लोग सोचते हैं कि एक इनकम टैक्स और जीएसटी एक स्मूदर है, इससे बच जाएंगे, पर सबसे खतरनाक चीज़ यही नहीं समझ है जहां पे आपकी टर्नओवर मिसमैच होगी। अब टर्नओवर मिसमैच में 100% केसेस डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करेगा, 100% केसेस। मैक्सिमम लोग ये जीएसटी की, ये इनकम टैक्स की जैसे रिटर्न है, ये जीएसटी आ गया, ये इनकम टैक्स आ गया, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आ गया, यहाँ पे रेंटल इनकम आ रही है, तो नॉर्मली रेंटल इनकम पे भी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाई चांस स्क्रूटनी लगेगी। पर यहाँ पे जब टर्नओवर मिसमैच होगी कि आपकी वहाँ पे दिख रहा है कि आपको रेंटल इनकम आ रही है, आपका बिजनेस हो रहा है, और यहाँ पे खाली आप बिजनेस वाली इनकम पे जीएसटी दे रहे हो और रेंटल पे जीएसटी नहीं दे रहे हो, तो आप 100% टर्नओवर मिसमैच के केस डिपार्टमेंट उठाएगा ही उठाएगा। आप उस केस में बच ही नहीं पाएंगे, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे कि रेंट रिसीव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे एक और मेरे सामने प्रैक्टिकल केस आया तो रेंट से मुझे याद आया
तो एक मिस्टर वाई था कोई, उसने एक मार्केट रेंट पे दी हुई थी। तो वो क्या करते थे, और ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पे लोग करते हैं कि लोग जो है वो रेंट टाइमली देते नहीं थे, टाइमली रेंट आता नहीं था। तो वो क्या करते थे, एक्चुअल जब रेंट रिसीव होता था लोगों से, एक्चुअल रेंट जब रिसीव होता था तो वहाँ पे एक्चुअल रेंट हुआ, वहीं पे उसका जीएसटी लिया और जमा करा दिया। तो वो बेसिकली बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं कि एक कंसेप्ट जो है सेक्शन 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई का, वो बात कर देता है कि अगर 30 डेज़ में आपको, इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली है कि 30 डेज़ ऑफ प्रोविजन में आपने इन्वॉइस रिलीज किया कि नहीं किया, पर आपको रेंट रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, आपको फिर भी उसका जीएसटी सरकार को मंथली जमा कराना होता है। तो ये कुछ बहुत, मैं टाइम से चाहता था कि टर्नओवर मिसमैच पे एक अच्छी वीडियो बने और लोगों को पता लगे कि वो ब्लंडर्स क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, बेसिकली ये रिटर्न की वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। आईटीआरवी आपको पता है, या तो आप फिजिकली भेजते हो क्योंकि आपको वेरीफाई करनी होती है रिटर्न, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली उसको ई वेरीफाई करते हो थ्रू बैंक अकाउंट, आधार, ओटीपी। अब एक चीज़ समझें कि अगर आईटीआर किसने भी रिटेस अपनी रिटर्न फाइल की हो और उसको ई वेरीफाई नहीं किया हो, तो आपको पता है उसमें अब डाटा शो नहीं हो रहा है, खाली वो बोला है कि जब तक आप ई वेरीफाई या वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक हम आईटीआर वी में आपको प्रॉपर डिटेल्स देंगे नहीं। अब एक चीज़ समझे, उन्होंने क्लॉज 2 इंस्ट्रक्शन उसमें मेंशन किया है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 क्या है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 बोलती है कि अगर आईटीआर वी हमें 120 दिन के बियॉन्ड मिली, या आपने बियॉन्ड मिली या फिर आपने 120 दिन के बियॉन्ड उसको ई वेरीफाई किया, तो जो हमारा डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो ट्रीट करेगा डेट ऑफ फाइलिंग, ध्यान से देना, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकम टैक्स जो भी होंगे, वो उस दिन मानेगा कि जिस दिन उन्होंने, आपने 120 दिन के बियॉन्ड उनको रिसीव हुई या ई वेरीफाई की। एग्जाम्पल के साथ करेंगे कि सपोज कर लो मैंने 1 जुलाई 2020 को अपनी रिटर्न फाइल की और इसको ई वेरीफाई किया 12 दिसंबर 2020। अब इसको चीज़ को समझें कि क्या 120 दिन के बियॉन्ड किया, यस। तो जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है वो माना कह रहे हैं कि द डे ऑन विच ई वेरीफाइड और द आईटीआर फॉर्म वी इज रिसीव्ड, ई वेरीफाइड या रिसीव्ड बाय सीपीसी, उस दिन मानेंगे हम आपकी डेट ऑफ फाइलिंग। डेट ऑफ फाइलिंग मतलब हालांकि मैंने टाइमली कर दी थी, ये मैंने टाइमली रिटर्न फाइल कर दी थी, उसको वेरीफाई नहीं किया और वेरीफाई कर रहा हूँ बियॉन्ड दी डेट, तो जो डिपार्टमेंट है वो हमारा डेट ऑफ फाइलिंग मान लेगा दिसंबर। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज को समझिए और अपनी रिटर्न टाइमली ई वेरीफाई करें। थैंक यू गाइज, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि टर्न ओवर मिसमैच को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि 100% केसेस डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करेगा, बचने के कोई चांस नहीं है। 100% केसेस इसमें आइडेंटिफाई होंगे। अगर आप रेंट ले रहे हैं उस पर जीएसटी कमर्शियल बिल्डिंग का ज़रूर दें, कोई और इनकम हो रही है जिस पे जीएसटी लगता है आप ज़रूर दें, अनलेस और अनटिल उसके अगेंस्ट नोटिफिकेशन है या फिर एग्जम्पशन है, तो ये ज़रूर इसको ध्यान रहे। अदरवाइज डिपार्टमेंट, और इसमें ये नहीं है कि डिपार्टमेंट के किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि ये ऑटो कैलकुलेट भी कर सकते हैं और ऑटो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और 100% पेनल्टी के प्रोविज़न है इसमें, जितना अमाउंट हो उतने 100% की प्रोविज़न है इसमें, और इंटरेस्ट विल बी एट द रेट ऑफ 18%, और अगर आईटीसी का है तो दैट विल बी ऑफ 24%। तो उसको समझे, हो सकता है कि आपने 100 रुपीज़ की चोरी के पीछे आपको हो सकता है कि 350 या 400 रुपये भी देने पड़े, तो इसको ध्यान से दें। बाकी थैंक यू गाइज़।